लेकर आई हूँ चैप्टर नंबर 1 पुष्प पादपों में लैंगिक जनन का एक नया टॉपिक, जिसमें कि आज हम पढ़ने वाले हैं युग्मक जनन के बारे में। और इसमें भी सबसे पहले हम नर युग्मक के निर्माण की क्रिया को पढ़ेंगे, जिसे हम कहते हैं लघु बीजाणु जनन। तो जितने बच्चे हमारी क्लास में जुड़ गए हैं, आप जल्दी से अपने सभी दोस्तों के साथ लिंक को शेयर कर लीजिए और उन्हें बता दीजिए कि आपकी बायोलॉजी की क्लास स्टार्ट हो गई है, जिसका टाइमिंग है आज आपका शाम 7 बजे। तो फटाफट से जुड़ जाइए। सभी को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। जुड़िए 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 फटाफट से। तो आप सभी को बता दूं 2024-25 के लिए जो आपका बोर्ड एग्जाम का यहाँ पर बैच था वो लॉन्च हो गया है, जिसमें कि हमने अपना पहला चैप्टर पुष्प पादपों में लैंगिक जनन को पढ़ना शुरू कर दिया है, जिसमें कि इसमें आपका एक परिचय क्लास आ गई है, जिसमें मैंने आपको बताया था पुष्प की संरचना किस प्रकार से होती है, पुष्प में कौन सा नर जननांग होता है और कौन सा मादा जननांग की संरचना होती है। मुझे आप सभी से उम्मीद है कि आप लोगों ने वो सारी क्लासेस देख ली होगी अब तक। चलिए, तो सभी को गुड इवनिंग, फटाफट से जुड़ जाइए। सभी को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। जो बच्चे जुड़ गए हैं उन्हें भी गुड इवनिंग, और जो बच्चे नए हैं क्लास में उन सभी का भी स्वागत है हमारी क्लास में। तो क्या हम स्टार्ट करें आज की क्लास को। आज की क्लास का जो टॉपिक है वो है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, लघु बीजाणु जनन। देखते हैं क्या होता है। ठीक है, कल मैं आपकी क्लास को थोड़ा सा रिवाइज करा देती हूँ। तो कल हमने पढ़ा था पुष्प की संरचना को। पुष्प की संरचना में आपने देखा था कि पुष्प की जो संरचना होती है वो 4 भागों से मिलकर बनी होती है, जिसमें से 2 भाग होते हैं सहायक अंग और 2 भाग होते हैं लैंगिक अंग। सहायक अंग की बात करते तो एक होता है आपका बाह्य दल और दूसरा होता है आपका दल। बाह्य दल का काम होता है पुष्प की कलिका व्यवस्था को बनाए रखना, जबकि दल का काम आप देखोगे परागण क्रिया के लिए होगा, कीटों को आकर्षित करने के लिए। उसके बाद आ जाते हैं हम सहायक अंग में। सहायक अंग की जब हम बात करते हैं तो सहायक अंग में होता है एक पुंकेश्वर भाग, जो कि होता है पुष्प का नर जननांग संरचना, और एक होती है मादा संरचना जिसे हम कहते हैं स्त्री केसर। पुंकेश्वरों के समूह को पुमंग कहते हैं, स्त्री केसरों के समूह को जायांग कहते हैं। ये सारा हमने कल की क्लास में अपना कंप्लीट कर दिया था। इतनी बात आप सभी को क्लियर थी? सभी को क्लियर थी? बहुत सारे बच्चों ने कल कमेंट में भी आंसर दिए थे, तो बहुत अच्छी बात है कि अगर आप कमेंट में अपना होमवर्क कर रहे हो, ये अच्छी बात है। ठीक है, तो जब भी होमवर्क पूछो तो आप कमेंट में जरूर आंसर बता दिया करो। आज की क्लास में देखो, लैंगिक जनन की प्रवस्थाओं में हमने पढ़ा था क्या? हमने देखा था लैंगिक जनन की प्रवस्था 3 प्रवस्था में होती है ना। लैंगिक जनन 3 प्रवस्थाओं में होता है। एक होता है लैंगिक पूर्व प्रवस्था, एक होती है निषेचन प्रवस्था और एक होती है निषेचन पश्चात, है ना। एक निषेचन पूर्व, निषेचन और निषेचन पश्चात। सबसे पहले हम निषेचन पूर्व प्रवस्था को देख रहे हैं, जिसमें कि 2 प्रोसेस होती है। एक होती है युग्मक जनन की क्रिया और एक होती है युग्मक स्थानांतरण की क्रिया। युग्मक जनन में आपको पता होना चाहिए नर युग्मक मादा युग्मक का निर्माण होता है। आज की क्लास में हम सबसे पहले देखेंगे कि किस तरीके से पुष्प की नर संरचना पुंकेश्वर में नर युग्मक का निर्माण किस तरीके से होता है, और ये जो नर युग्मक के पूरे निर्माण की क्रिया होगी ये कहलाएगी लघु बीजाणु जनन। समझ में आ गया? तो पहला नर युग्मक की संरचना पढ़ेंगे, फिर हम मादा युग्मक की संरचना का निर्माण कैसा होगा इसके बारे में पढ़ेंगे। क्लियर? ठीक है, तो चलिए, मैंने आपको बताया था क्या, पुष्प की अगर हम नर संरचना की बात करते हैं, आप सभी को पता है कि पुष्प की जो नर संरचना होती है, सबसे पहले आपको पता है कि वो कौन सी होती है? पुंकेसर होती है। ये आपको पता है स्टेमन होती है, और ये जो स्टेमन होता है ये 2 भागों से मिलकर के बना होता है। कौन कौन से भाग होते हैं? एक होता है इसमें तंतु भाग जिसे हम फिलामेंट कहते हैं, और एक होता है इसमें कौन सा भाग? परागकोश भाग, जो कि एंथर कहलाता है। कॉन्सेप्ट इतनी बात क्लियर है ना। ये परागकोश भाग ही होता है जिसमें आपके क्या बनते हैं, आगे चल करके पराग कण बनते हैं। ये बात क्लियर है ना। तो हम जानेंगे कि आखिर परागकोश के अंदर ये परागकण कैसे बनते हैं, ये भी जानेंगे हम। ठीक है, और अगर मैंने आपको बताया, मैंने कल आपको बताया था कि परागकोश की संरचना कैसी होती है। परागकोश आपकी 2 पालियों से मिलकर बनी होती है। जब भी आप देखोगे परागकोश की जब आपने अनुप्रस्थ काट करी, और इस अनुप्रस्थ काट को अगर आप यहाँ पर देखोगे तो इसमें आपको 2 पालियां नजर आती है। एक पाली ये और दूसरी पाली ये, है ना। अगर यहाँ दिखाए तो एक पाली ये और एक पाली ये आपको नजर आती है। ये आपको क्लियर था? ठीक है, इन पालियों में हम देखते हैं कि इनमें क्या होता है, ये 2 पालियों में प्रत्येक पाली में 2-2 कोष्ठ पाए जाते हैं।
एक पाली में 2 कोष्ठ और दूसरी पाली में भी क्या आपको दिखाई दे रहे हैं, 2 कोष्ठ दिखाई दे रहे हैं। और ये कोष्ठ और कोई नहीं, ये जो कोष्ठ होते हैं इनको हम क्या कहेंगे, लघु बीजाणुधानी कहते हैं। ठीक है, ये क्या होगी, लघु बीजाणुधानी कहलाती है। और इन्हीं लघु बीजाणुधानी के अंदर आपके किसका निर्माण होगा, लघु बीजाणु का निर्माण होगा। कॉन्सेप्ट क्लियर है। और जैसा कि मैंने कहा कि आज का टॉपिक ही है हमारा लघु बीजाणु जनन। लघु बीजाणु जनन यानी कि लघु बीजाणु जनन का मतलब होता है निर्माण। तो यहाँ पर लघु बीजाणु की निर्माण की जो क्रिया होगी उसे हम क्या कहेंगे, लघु बीजाणु जनन कहते हैं। इतनी बात क्लियर है, बताइए समझ में आ गया है, समझ के इतनी बात, ठीक है। फिर ये लघु बीजाणु आप देखोगे जब ये परिपक्व होता है तो ये आपके इन्हीं परागकण जो आपके पाउडर जैसी संरचना होती है पुष्प में, उसमें चेंज हो जाता है। ठीक है, परिपक्वन होने के पश्चात। इतनी बात आप सभी को क्लियर थी। अब एक बार जरा इस लघु बीजाणु के चारों ओर हम परतों के बारे में पढ़ लेते हैं। इस लघु बीजाणु के अनुप्रस्थ काट का डायग्राम आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो इस एग्जाम में जो आपका क्वेश्चन पूछा जाता है इसका डायग्राम बना देते हैं। हमारे पास एक परागकोश के अनुप्रस्थ काट का डायग्राम पूछा जाता है आपके एग्जाम में, तो जब भी आएगा तो आप इसको क्या नहीं करोगे, स्किप नहीं करोगे। ये हमारे पास परागकोश होता है और इस परागकोश में आप क्या देखोगे, इसके अनुप्रस्थ काट करके आपको परागकोश की संरचना में क्या दिखता है। आप देखोगे अभी अभी मैंने बताया इसमें क्या होती है, 2 पालियां होती है। मैं यहाँ पर छोटी संरचना बना रही हूँ, ये क्या होंगी, 2 पालियां होती है कुछ इस तरीके से। ये हमने पालियां बना दी। इतनी बात क्लियर हो गई है। पालियों में आपने क्या देखा, इनमें होते हैं आपके कोष्ठ उपस्थित। एक पाली में आपके 2 कोष्ठ, दूसरी पाली में आपके दूसरे कोष्ठ। तो टोटल हम ये कह सकते हैं कि जो आपके पराग कोश होते हैं उसमें कितनी लघु बीजाणु होंगी, 4 लघु बीजाणुधानी होती है। समझ में आ गया, एक पराग कोश के अंदर आपकी 4 लघु बीजाणुधानी होती है। क्लियर बात है। अब जरा इन लघु बीजाणुधानी के ऊपर परतों की हम बात करते हैं। इस पराग कोश पे परतें उपस्थित होती है या हम इनको कहेंगे कि लघु बीजाणुधानी की परतें हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं कि लघु बीजाणुधानी के ठीक ऊपर एक परत उपस्थित होती है। ये मैं हर जगह इस तरीके से बना रही हूँ। ये जो परत होती है इस परत को हम क्या कहेंगे, जो ठीक लघु बीजाणु के ऊपर उपस्थित होती है इसे हम कहते हैं टैपिटम। समझ में आ गया, ये परत कहलाती है आपकी किसकी, टैपिटम की कहलाती है। क्लियर। फिर हम बात करेंगे इस टैपिटम के ऊपर भी एक और परत होती है। तो ये जो परत कहलाती है टैपिटम के ठीक ऊपर की परत, इस परत को हम क्या कहेंगे, ये कहलाती है आपकी मध्य परत यानी कि मिडल लेयर कहलाती है। ठीक है, ये हो जाएगी मध्य परत की हमने बात करी। कॉन्सेप्ट क्लियर। उसके बाद मध्य परत के भी ठीक ऊपर एक और परत उपस्थित होती है। तो ये जो परत कहलाएगी, एक और परत हम देख रहे हैं, इस परत को हम क्या कहेंगे, ये कहलाती है अंतःस्थितियम। ये जो परत है इसको क्या कहेंगे हम, अंतःस्थितियम कहते हैं, स्थितियम कहते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है, इतनी बात क्लियर है। और यहाँ पर जो सबसे बाहर की परत होती है, सबसे बाहर उपस्थित जो परत होगी, जिसे हम कौन से कलर में बनाए, इस डार्क कलर में, है ना, ठीक है, इस कलर में बनाते हैं। तो वो जो परत होती है सबसे बाहर, ये जो परत होती है, ठीक है, इस तरीके से हम दिखा रहे हैं, इस परत को हम क्या कहेंगे, बाह्य परत कहते हैं। सबसे बाहर की परत जो होती है उस परत को क्या कहेंगे, बाह्य परत कहते हैं। तो ये आ गई आपकी अलग परत जो कि क्या है, बाह्य परत होती है। तो क्या आपको एक लघु बीजाणुधानी के अंदर ये चारों की चारों परत के बारे में पता चल गया है। तो जब भी आपके पास ऐसा डायग्राम आता है तो आप स्पष्ट रूप से लघु बीजाणुधानी के अंदर बाहर उपस्थित इन परतों को दिखाओगे, यानी कि पराग कोश की परत को दिखाते हो। क्लियर बात हो गई है। सबसे पहले हमने कहा लघु बीजाणुधानी, ये आपकी गोल लघु बीजाणुधानी होती है। इसमें आपकी होती है सबसे पास टैपिटम परत, और ये जो टैपिटम परत होती है ये एक तरीके की पोषण परत होती है। पोषण यानी कि इसके पास बहुत ज्यादा न्यूट्रिशन होता है, और ये न्यूट्रिशन इस लघु बीजाणु के अंदर जो लघु बीजाणु बनेंगे ना, उनको पोषण देने का काम करती है। ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे, पोषण परत भी कहते हैं,
परत। क्लियर बात हो गई है। उसके बाद टैपेटम से ठीक ऊपर जो होती है उसको कहते हैं मध्य परत। मध्य परत से ऊपर होती है अंतस्थितियम और सबसे ऊपर होती है बाह्य परत। अब देखो जो आपका बाह्य परत और अंतस्थितियम परत होता है, इसका काम एक तरीके से सुरक्षा करने का है। ये कैसे होते हैं? सुरक्षात्मक आवरण की भांति कार्य करते हैं और ये क्या करेंगे, इस पराग कोश के अंदर लघु बीजाणु की, यहाँ पर हम बात करेंगे, इनके सुरक्षा का कार्य करते हैं। मध्य परत की बात करेंगे तो ये कहीं ना कहीं सुरक्षा का काम तो करेगी, लेकिन साथ ही साथ ये क्या करेगी, इसमें आर्द्रता को बनाए रखने का भी काम करेगी। तो क्या आपको इतनी बातें क्लियर हो गई है? हमने देखा पराग कोश की संरचना में आपकी ये सारी संरचनाएं उपस्थित होती हैं। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि मैम इन परतों का निर्माण कैसे हुआ, है ना? जब पुष्प सूक्ष्म अवस्था में था, जब इसमें पराग कोश का निर्माण हुआ, तो इन परतों का निर्माण कैसे हुआ? और इन परतों के अंदर आप देखोगे ये जो लघु बीजाणुधानी है, इसके अंदर ये जो हम बात कर रहे हैं, ये किसकी संरचना होती है? लघु बीजाणु की संरचना होती है। आगे चल करके ये लघु बीजाणु आपका किसका निर्माण करेगा? पराग कण यानी कि पोलन ग्रेन का निर्माण करता है। और ये जो पोलन ग्रेन होगा, ये आगे चल करके विभाजित होकर के आपके यहाँ पर पुष्प में नर युग्मक का निर्माण करता है, यानी कि मेल गेमेट का निर्माण करता है। क्या आपको इतनी बात क्लियर हो गई है? बताओ जरा, समझ गए? समझ में आ गया है? ठीक है, तो इतनी बात ध्यान रखनी है। अब हम बात कर रहे हैं, मैंने जैसा कि कहा कि जो लघु बीजाणुधानी होती है, इसमें लघु बीजाणु का निर्माण होता है और लघु बीजाणु के निर्माण की जो क्रिया होती है, इसको हम क्या कहेंगे? लघु बीजाणु जनन कहते हैं। ठीक है, अब कैसे लघु बीजाणु का निर्माण होगा, है ना? इससे कैसे परागकण का निर्माण होगा और कैसे इससे यहाँ पर नर युग्मक बनेंगे, इन पूरी प्रोसेस को हम पढ़ते हैं। चलो तो स्टार्ट करते हैं लघु बीजाणु जनन की, कि आखिर यहाँ इसके अंदर ये लघु बीजाणु का निर्माण कैसे हो रहा है। ठीक है, तो चलो देखो, इससे पहले ये डायग्राम आप देख सकते हो, वो जो परतें हैं वो स्पष्ट रूप से आप पूरे इसमें दिखा सकते हो। ये रही, देखो क्या क्या आपकी थी, बाह्य त्वचा, फिर मध्य परत, फिर अंतस्थितियम और अंदर क्या है? टैपेटम। उसके अंदर आपकी ये क्या है? लघु बीजाणुधानी है। आपस में कौन से ऊतक? योजक यानी कि संयोजी ऊतक के द्वारा जुड़े होते हैं। आवाज क्लियर नहीं आ रही है? ऐसे कैसे नहीं आ रही है? अब आ रही होगी क्लियर, है ना? चलो ठीक है, तो ये आपने ध्यान रखना है। अब हम बात कर रहे हैं किसकी? हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि आखिर आपके लघु बीजाणु जनन की क्रिया कैसे होती है। तो यहाँ पर अगला टॉपिक है आपका लघु बीजाणु जनन। ठीक है, जिसे हम क्या कहेंगे? माइक्रो स्पोरोजेनेसिस कहते हैं। देखो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्यों कहा है? देखो जब भी हम नर युग्मक की बात करेंगे, क्योंकि नर युग्मक छोटी संरचना में होता है, इसलिए हम इसके लिए लघु का यूज करते हैं। ठीक है, लघु का यानी कि माइक्रोस्पोर का यूज कर रहे हैं। लेकिन अगर हम मादा युग्मक की बात करते तो उसमें हम गुरु बीजाणु का बात करेंगे, यानी कि गुरु का मतलब होता है बड़ा, क्योंकि वो नर युग्मक से बड़ी संरचना होती है, इसलिए हम उसको गुरु बीजाणु कहते हैं। ये बात भी आपने ध्यान रखनी है। ठीक है, अब लघु बीजाणु जनन की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है? लघु बीजाणु के निर्माण की क्रिया, लघु बीजाणु के निर्माण की क्रिया क्या कहलाएगा? यहाँ पर लघु बीजाणु जनन कहलाता है। इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। जेनेसिस का मतलब ही होता है क्या? निर्माण, या जनन का मतलब ही क्या होता है? निर्माण करना। बस ये शब्द याद रखने कि इसका मतलब जहां पर भी आएगा वहां पर कोई चीज बन रही होगी। ठीक है, तो अगर इसके आगे लघु बीजाणु लगा तो इसका मतलब लघु बीजाणु जनन हुआ। अगर यहाँ पर गुरु होता तो गुरु बीजाणु जनन होता, तो यानी कि गुरु बीजाणु बनने की क्रिया होती। ठीक है, ये बात आपने ध्यान रखनी है। तो चलिए अब लघु बीजाणु जनन की एक डेफिनेशन देखते हैं और फिर उस डेफिनेशन के अंदर जितने शब्द होंगे उनके अर्थों को समझते हैं। लघु बीजाणु जनन की जब भी मैं बात करूंगी तो इसमें क्या होता है? अभी देखो ये लघु बीजाणु जनन आपका क्या होता है? नर संरचना में बनेगा। समझ में आ गया? नर संरचना के ये भाग होता है और नर संरचना में ये बनता है। तो हम यहाँ पर क्या देखते हैं? आपको पता है कि ये नर संरचना में है, तो हम यहाँ पर कहेंगे
नर संरचना पुंकेश्वर, नर संरचना पुंकेश्वर, पुंकेसर के परागकोश, परागकोश में स्थित लघु बीजाणुधानी, ठीक है, लघु बीजाणुधानी, लघु बीजाणुधानी के लघु बीजाणुधानी में उपस्थित बीजाणुजन ऊतक, उपस्थित बीजाणुजन ऊतक की, ये सारे नाम अभी देखो अच्छे से आपको लग रहा है कि डेफिनेशन बहुत बड़ी है, लेकिन अभी आपको सब क्लियर हो जाएगा। बीजाणुजन ऊतक की परागमात्र कोशिका में, परागमात्र कोशिका में क्या हो जाएगा? अर्धसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन के पश्चात 4 लघु बीजाणु का निर्माण होता है। विभाजन के पश्चात 4 लघु बीजाणु के निर्माण की क्रिया, 4 लघु बीजाणु के निर्माण की क्रिया, ठीक है, किसकी क्रिया? निर्माण की क्रिया जो होती है, क्रिया को हम क्या कहेंगे? लघु बीजाणु जनन कहते हैं। लघु बीजाणु जनन कहते हैं, कहते हैं। अब देखो, अभी लग रहा है कि मैम इतनी बड़ी डेफिनेशन हम कैसे याद करेंगे? अभी आपको सब कुछ याद हो जाएगा, एक एक शब्द, क्योंकि आधे से ज्यादा शब्द तो आपको क्लियर है, बस यहाँ पर कुछ ही शब्द आपको याद रखने। तो देखो क्या क्या है, हम यहाँ पर देखते हैं, आप सभी को पता है कि लघु बीजाणु की जो लघु बीजाणु के निर्माण की क्रिया होगी वो किसमें होगी? आपकी नर संरचना पुंकेश्वर में होगी। तो देखिए क्या है यहाँ पर, नर संरचना पुंकेश्वर, आप जानते हो पुंकेश्वर कौन सी संरचना है? ये संरचना होती है, ठीक है। पुंकेश्वर के परागकोश, परागकोश कौन सी संरचना? ये ऊपर वाली। परागकोश में स्थित कौन सी? लघु बीजाणुधानी। अभी मैंने कहा ना, दोनों पालियों में कितनी कितनी, 2-2 क्या होती है? लघु बीजाणुधानी होती है। इन लघु बीजाणुधानी के अंदर क्या होती है? बीजाणुजन ऊतक की कोशिकाएं होती है, और उन्हीं में से एक कोशिका यहाँ पर बनती है परागमात्र कोशिका। जब इस परागमात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होगा, देखिए ये जितनी भी संरचना, हमने पुंकेश्वर की बात करी, ये द्विगुणित संरचना है। परागकोश की बात करी, ये द्विगुणित संरचना है। बीजाणुजन ऊतक की कोशिकाओं की बात करेंगे, ये द्विगुणित है। सारी संरचना द्विगुणित होती है, और जब ये जो परागमात्र कोशिका है, ये भी एक द्विगुणित संरचना है। तो जब इस परागमात्र कोशिका में कौन सा विभाजन हुआ? अर्धसूत्री विभाजन के पश्चात कितने? 4 लघु बीजाणु का निर्माण की जो क्रिया होती है उसे हम क्या कहते हैं? लघु बीजाणु जनन कहते हैं। तो यहाँ पर जब अर्धसूत्री विभाजन हुआ, तो इसके पश्चात जो 4 लघु बीजाणु बने होंगे वो कैसे बने होंगे? आपके अगुणित संरचना में बने होंगे। तो इनके ही निर्माण की क्रिया को हम क्या कहते हैं? लघु बीजाणु जनन कहते हैं। डेफिनेशन से थोड़ा पता चला, अब डायग्राम से समझेंगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा कैसे हमारे यहाँ पर लघु बीजाणु के निर्माण की क्रिया चलती है, ठीक है। तो देखिए कैसे कैसे होता है। हमने यहाँ पर कहा क्या, सबसे पहले अगर हम एक परागकोश की संरचना बनाई, तो परागकोश में आपने ये संरचना देखी कि इसमें यहाँ पर 4 क्या है? लघु बीजाणुधानी है। ये जो संरचना है ये आपकी लघु बीजाणुधानी की संरचना है, समझ में आ गया है। और इन लघु बीजाणुधानी में से हम क्या करेंगे? आपके पास 4 लघु बीजाणुधानी है, तो हम एक लघु बीजाणु के अंदर देखते हैं कि कैसे कैसे काम होता है। बाकी चारों को हमें पता है कि उसमें वही काम होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ से क्या कर लेती हूँ, ये जो एक लघु बीजाणु की संरचना है इसको निकाल करके इस पर अध्ययन करती हूँ। ये एक लघु बीजाणुधानी की संरचना होती है। इस लघु बीजाणुधानी के अंदर हम देखते हैं यहाँ पर बहुत सारी कोशिकाएं उपस्थित होती है, और ये कोशिकाएं क्योंकि आप देख रहे हो कि समूह बना करके आपस में उपस्थित है, इसलिए हम क्या कहेंगे इन्हें? बीजाणुजन ऊतक की कोशिकाएं। ये कोशिकाएं कौन सी होती है?
बीजाणु जन ऊतक की कोशिकाएं, बीजाणु जन ऊतक की कोशिकाएं, ऊतक की क्या होंगी, ये कोशिकाएं होती हैं जो कि क्या बना रही है, इस तरीके से यहाँ पर संरचना का निर्माण कर रही है। ठीक है, बीजाणु जन ऊतक की कोशिका। अब होता क्या है, देखो ये जो बीजाणु जन ऊतक की कोशिकाएं होती है ना, इनमें से ही एक कोशिका होती है जिसे हम क्या कहते हैं, अधोजायांग कोशिका या अधोजायांग कोशिका कहते हैं। ठीक है, हमने क्या कहा, ये जो कोशिका होगी इसे हम यहाँ पर क्या कहते हैं, अधोस्तरीय कोशिका। क्लियर, इसे हम क्या कहते हैं, अधोस्तरीय कोशिका कहते हैं, अधोस्तरीय कोशिका कहते हैं, हाइपोडर्मल सेल कहते हैं। क्लियर बात है। ठीक है, इन्हीं में से बीजाणु जन ऊतक की कोशिका में एक कोशिका होती है जो कि क्या कहलाएगी, आपकी अधोस्तरीय कोशिका कहलाती है। ये अधोस्तरीय कोशिका देखो क्या करेगी, ये अपने साइज को बड़ा करती है। ठीक है, ये क्या करेगी, अपने साइज को बढ़ाती है और बढ़ाने के पश्चात ये जो कोशिका होगी ये क्या बन जाती है, परपशु कोशिका बन जाती है। कौन सी कोशिका बनेगी, परपशु कोशिका बनाती है। क्लियर बात है। अब देखो होता क्या है यहाँ पर। ठीक है, ये जो अभी तक संरचना हम देख रहे हैं, अभी तक ये सारी की सारी संरचना, ये भी द्विगुणित है, ये भी द्विगुणित है और ये भी क्या है, एक द्विगुणित संरचना होती है। समझ में आ गया, सब में गुणसूत्र कैसे है, बराबर है और कैसी है, ज्यादा संख्या में है। क्लियर बात है। अब देखो परपशु कोशिका में सबसे पहले यहाँ पर कौन सा विभाजन होगा, एक समसूत्री विभाजन होता है, समसूत्री विभाजन होगा और इस समसूत्री विभाजन के पश्चात यहाँ पर होती है दो कोशिकाओं का निर्माण। दो कोशिकाएं कौन कौन सी होती है, एक होती है आपकी प्राथमिक भित्तीय कोशिका, देखो नाम से ही पता चल रहा है प्राथमिक भित्तीय कोशिका। ये जो भित्तीय कोशिका होती है ना, इसका काम ही होगा भित्ति का निर्माण की, भित्तीय कोशिका। अर्थात जो आप देख रहे हो ना पराग कोश के अंदर वो जो 4 भित्तियों का निर्माण हुआ वो इसी भित्ति के द्वारा हुआ। क्योंकि यहाँ पर समसूत्री विभाजन की क्रिया हुई है तो गुणसूत्रों की संख्या में कोई भी क्या नहीं होगा, चेंजेस नहीं होता है। जितना यहाँ पर है द्विगुणित उतना ही क्या रहेगा, आपका गुणसूत्र वैसा का वैसा ही रहेगा। क्लियर बात है। दूसरी जो कोशिका होती है उसको हम कहते हैं प्राथमिक पुंज बीजाणु जनन कोशिका, प्राथमिक पुंज बीजाणु जनन कोशिका, पुंज बीजाणु जनन कोशिका कहते हैं। समझ गए, ये क्या हो जाएगा, प्राथमिक पुंज बीजाणु जनन कोशिका कहते हैं। क्लियर बात हो गई है। यही वो होगी जो आगे चल करके नर युग्मक का निर्माण में सहायता करेगी। लेकिन पहली वाली कोशिका जैसा कि इसका नाम ही है कि ये प्राथमिक भित्तीय कोशिका है, तो वो जो आपका लघु बीजाणु के बाहर वो जो 4 भित्तियों का निर्माण किया गया था ना, वो इसी प्राथमिक भित्तीय कोशिका के द्वारा किया था। इसी ने उसमें किसका निर्माण करा, बाह्य त्वचा का निर्माण करा। इसी ने उसमें क्या करा, यहाँ पर आपका अंतःस्थिथियम का निर्माण करा। ठीक है, और इसी ने इसमें क्या करा, यहाँ पर आपका मध्य परत का निर्माण करा, मध्य परत का निर्माण करा और सबसे अंदर इसने ही क्या करा, इसमें टैपिटम का निर्माण करा। तो 4 परतों के लिए जो जिम्मेदार कोशिका है वो प्राथमिक भित्तीय कोशिका होती है। जबकि अगर हम पुंज बीजाणु जनन कोशिका की बात करेंगे, ये भी कैसी होगी, एक द्विगुणित कोशिका होगी। तो इसकी कोशिका को हम देखते हैं कि इसमें आगे क्या काम होता है। अभी हमने जितनी बात पढ़ी है हम उसको फिर से दोहराते हैं। मैंने कहा आपके पास क्या है, यहाँ पर 4 लघु बीजाणु धानी होती है, उनमें से हमने एक संरचना को निकाल करके देखा तो उसमें देखा कि कोशिकाओं का गुच्छा उपस्थित होता है। वो जो कोशिकाओं का गुच्छा होता है उसे हम बीजाणु जनन ऊतक की कोशिकाएं कहते हैं और उन्हीं में से एक कोशिका होती है जिसे हम अधोस्तरीय कोशिका कहते हैं। इस अधोस्तरीय कोशिका में ये क्या करेगी, सबसे पहले अपने साइज को बड़ा करती है। तो जब ये अपने साइज को बड़ा करेगी तो इसको हम परपशु कोशिका कहेंगे। इस परपशु कोशिका में जब कौन सा विभाजन हो रहा है, समसूत्री विभाजन हो रहा है। तो जैसे ही समसूत्री विभाजन होगा तो 2 कोशिकाएं बनेंगी, एक बनती है प्राथमिक भित्तीय कोशिका और दूसरी बनती है प्राथमिक पुंज बीजाणु जनन कोशिका। इतनी बात क्लियर है। प्राथमिक भित्तीय नाम से पता चल रहा है भित्तियों का निर्माण करेगी। तो ये जो भित्ति का निर्माण, इन 4 भित्तियों का निर्माण हुआ है जो आपकी लघु बीजाणु धानी के साइड में था, वो कौन थी, आपकी यही प्राथमिक भित्तीय कोशिका थी। तो इसको अगर हम डायग्राम में दिखाएं कि जो आपकी क्या थी, 2 कोशिकाएं थी,
एक आपकी थी प्राथमिक भित्तीय कोशिका, प्राथमिक भित्तीय कोशिका थी। तो ये जो प्राथमिक भित्तीय कोशिका है इसका काम क्या होगा, द्विगुणित संरचना है। ये क्या करेगी, आपकी लघु बीजाणु के चारों ओर यहाँ पर किसका निर्माण करेगी, परतों का निर्माण करती है। कौन कौन सी, सबसे बाहर उपस्थित जो परत होती है, हम इसको कुछ इस तरीके से दिखा रहे हैं कि जो सबसे बाहर उपस्थित परत होती है इस परत को हम क्या कहेंगे, बाह्य त्वचा कहते हैं, या हम इसको बाह्य परत एपिडर्मिस कहते हैं। क्लियर बात हो गई है। उसके बाद आ जाती है दूसरी परत जो कि ठीक इसकी कौन सी होंगी, अंदर की साइड होती है। और अंदर की साइड ये जो परत होती है इसको हम क्या कहेंगे, अंतःस्थिथियम कहते हैं। ये कौन सी आ जाएगी आपकी, अंतःस्थिथियम आ जाएगी, स्थितियम। ठीक है, स्थितियम की बात करें। उसके बाद इससे भी अंदर जो परत होती है उस परत को हम क्या कहेंगे, वो जो परत आपकी कहलाती है वो परत होती है आपकी मध्य परत। तो हम यहाँ पर चौथी परत मध्य परत की संरचना भी बना देते हैं। ये आपका कौन सी संरचना आ गई है, मध्य परत की संरचना आ गई है। और सबसे अंदर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट परत होती है वो होती है आपकी किसकी, टैपिटम की परत होती है, जो कि क्या होंगी, लघु बीजाणु के सबसे आंतरिक परत पर उपस्थित होती है। परत यानी कि ऊपर सुरक्षात्मक आवरण और साथ ही साथ पोषण का काम करती है। तो ये जो संरचना हो जाएगी ये किसकी हो जाएगी, आपकी टैपिटम की हो जाएगी। कॉन्सेप्ट क्लियर। तो ये चार परतों का निर्माण किसने करा है, आपकी ये जो प्राथमिक भित्तीय कोशिका समसूत्री विभाजन के पश्चात बनी इसने करा। क्लियर बात है। अब देखो चार परतें तो बन गई, अभी आपके पास कौन सी कोशिका थी, प्राथमिक पुंज बीजाणु जनन कोशिका। तो माना बात ये आपकी क्या है, ये आपकी होती है प्राथमिक पुंज बीजाणु, प्राथमिक पुंज बीजाणु, प्राथमिक पुंज बीजाणु जनन कोशिका होती है। क्लियर बात है। इस प्राथमिक पुंज बीजाणु जनन कोशिका में जब क्या होगा, यहाँ पर इसमें समसूत्री विभाजन होता है। पहले इसमें क्या होगा, यहाँ पर समसूत्री विभाजन होगा और इस समसूत्री विभाजन के पश्चात यहाँ पर एक कोशिका का निर्माण होता है। इसी कोशिका को हम क्या कहेंगे, वही परागमात्र कोशिका। ये कौन सी है, परागमात्र कोशिका होती है। क्लियर बात है, क्लियर, ठीक है। अब देखो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हमने क्या बोला था कि परागमात्र कोशिका में, ये जो परागमात्र कोशिका है जब इसमें अर्धसूत्री विभाजन की क्रिया होगी, इसमें कौन सा विभाजन होगा आपका, अर्धसूत्री विभाजन की क्रिया होगी। तो इस अर्धसूत्री विभाजन के पश्चात आप देखोगे कि इसमें चार कोशिकाओं का निर्माण होता है। तो वो चार कोशिकाएं कुछ इस तरीके से है, एक कोशिका ये रही, दूसरी कोशिका ये रही, तीसरी कोशिका ये रही और चौथी कोशिका ये रही। तो ये जो संरचना होती है ये आपकी अर्धसूत्री विभाजन के पश्चात बनी, इसलिए ये क्या कहलाएगी, लघु बीजाणु कहलाती है, जिसमें गुणसूत्रों की संख्या आधी होती है। तो बताइए आपको इतनी बात क्लियर हो गया है। तो हम क्या देख रहे हैं कि ये चार क्या बन गए हैं, लघु बीजाणु बन गए हैं। तो अगर आप देखो कि हम अगर बात करते हैं कि आपकी अगर बात करेंगे हम यहाँ पर कि एक आपकी लघु बीजाणु धानी में कितने बनते हैं, एक लघु बीजाणु धानी में अगर चार लघु बीजाणु बनेंगे तो एक पूरे परागकोश के अंदर कितने आपको लघु बीजाणु दिखाई देंगे, चार ये चार ये चार ये चार, है ना, 4 4 8 4 12 4 कितने हो जाएंगे, 16 आपको क्या दिखाई देंगे, लघु बीजाणु दिखाई देते हैं। एक किसमें आपकी, एक आपकी लघु बीजाणु धानी में। कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है ये, ठीक है। अब हम यहाँ पर क्या देखा, मैंने आपको क्या कहा कि आपको एकदम प्रॉपर लघु बीजाणु अभी नहीं मिला। अभी यहाँ पर क्या देखना है आपको, ये जो लघु बीजाणु होगा ये आपके टैपिटम के से, ठीक है। मैंने क्या कहा, ये जो टैपिटम होता है ये एक तरीके की पोषण परत होती है, ठीक है। ये पोषण किसको प्रदान करती है, आपके लघु बीजाणु को। इन्हें पोषण देने का काम किसका होगा, इन परतों का होता है। टैपिटम जो परतें हैं वो लघु बीजाणु को पोषण प्रदान करने का काम करेगी। जैसे इन्हें पोषण प्रदान प्राप्त हो जाएगा, हाँ, तो हमने कहा कि देखो टैपिटम लघु बीजाणु को पोषण देगी और जैसे ये पोषण की क्रिया हो करेगा लघु बीजाणु, तो देखो पोषण खा करके क्या होते, परिपक्व होंगे, है ना।
तो लघु बीजाणु भी यहाँ पर परिपक्व होता है। और परिपक्व कैसे होगा, यहाँ पर इसकी संरचना में आपको चेंजेस दिखाई देगा। ये इससे पोषण ग्रहण करके एक संरचना किसका निर्माण करता है, पराग कण का निर्माण करता है, जिसे हमने क्या कहा है, पोलन ग्रेन कहा है। अब इस पोलन ग्रेन की संरचना को अगर हम देखेंगे तो कैसी होती है, इसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या हमने देखा यहाँ पर पराग कण की संरचना में हमने कहा कि जब लघु बीजाणु जनन की क्रिया हुई तो लघु बीजाणु जनन में आपके ये जो 4 लघु बीजाणु होते हैं ये आपस में कुछ इस तरीके से जुड़े होते हैं। ये क्या है, आपके लघु बीजाणु होते हैं जो कि आपस में कुछ इस तरीके से जुड़े हुए हैं। अब इनमें से मैं एक लघु बीजाणु की संरचना से कैसे आपका पराग कण बनता है इसके बारे में बता देती हूँ। देखो, ये जो आपका एक लघु बीजाणु होता है ये 2 कोशिकाओं का निर्माण करता है। 2 कोशिकाएं भी कैसी होती है, एक कोशिका साइज में बड़ी होती है जिसे हम क्या कहेंगे, कायिक कोशिका कहते हैं। ये जो साइज में बड़ी होती है इसे हम कायिक कोशिका कहते हैं। ठीक है, और एक कोशिका ऐसी रहती है जो कि क्या रहेगी, साइज में छोटी रहती है। तो ये जो कोशिका कहलाएगी इसे हम क्या कहेंगे, जनन कोशिका कहते हैं, जनरेटिव सेल कहेंगे। एक वेजिटेटिव यानी कि कायिक कोशिका और दूसरी आपकी कौन सी होगी, जनन कोशिका यानी कि जनरेटिव सेल कहलाती है। ठीक है, क्लियर बात हो गया। तो ये तो क्या हुआ, लघु बीजाणु, वो लघु बीजाणु ने पोषण लिया और उसके पश्चात इसमें फिर समसूत्री विभाजन से 2 कोशिकाओं का निर्माण हुआ। एक साइज में बड़ी कोशिका जो कि कायिक कोशिका कहलाती है, ठीक है, और एक साइज में छोटी कोशिका जो कि जनन कोशिका कहलाती है। अब परागकण बन रहा है तो परागकण इस तरीके से स्वतंत्र नहीं रहेगा, ये क्या होगा, किसी परतों से ढका हुआ रहता है। तो इसके बाहर 2 परतें उपस्थित होती है। एक होता है इसमें बाह्य चोल, ठीक है, एक क्या होगा इसमें, हम देखते हैं इसमें होता है एक बाह्य चोल की संरचना। क्लियर बात है, कौन सी संरचना होती है, बाह्य चोल की संरचना होती है। कॉन्सेप्ट क्लियर। और ये जो बाह्य चोल होता है ये किसी किसी स्थान पर आपका नहीं भी पाया जाता है। तो जिस स्थान पर ये पाया जा रहा है इसे तो हमने कहा ये क्या है, आपका बाह्य चोल, जिसे हम एक्साइन कहते हैं। ठीक है, ये क्या है, बाह्य चोल होता है। और इसके अंदर एक और यहाँ पर परत होती है जिसे हम क्या कहेंगे, अंतःचोल कहते हैं। तो ये जो संरचना हो जाएगी वो हो जाएगी अंतःचोल की संरचना, यानी कि इंटाइन हम इसको कहते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब यहाँ पर ध्यान रखना है कि आप देख रहे हो कि ये बाह्य चोल किसी किसी स्थान जैसे यहाँ 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 पर नहीं उपस्थित है। तो ये क्षेत्र क्या कहलाते हैं, ये जो क्षेत्र होते हैं इन्हें हम क्या कहेंगे, जनन छिद्र कहते हैं, जर्मपोर कहते हैं। ये क्या होंगे, जनन छिद्र होते हैं, यानी इन्हें हम कहते हैं जर्मपोर। ठीक है, ये आपकी वेजिटेटिव सेल, ये आपकी जनरेटिव सेल, ये आपका इंटाइन और ये क्या होगा, एक्साइन हो जाएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। ये जो संरचना आपकी तैयार हुई है ये आपका एक परागकण की संरचना होती है। और आपसे काफी बार पूछ लिया जाता है कि परागकण का बाह्य चोल किसका बना होता है, तो आप ध्यान रखोगे कि जो इसका बाह्य चोल बना होता है वो बना होता है स्पोरोपोलिन का, स्पोरोपोलिन का बना होता है, पोलेनिन का बना होगा। समझ में आ गया। अब स्पोरोपोलिन एक ऐसा यहाँ पर पदार्थ होता है जो कि क्या करेगा, इस परागकण को एक जीवाश्म की भांति जीवित रखता है, यानी कि इस स्पोरोपोलिन का आसानी से किसी भी प्रकार का कोई भी अपघटन की क्रिया इसमें नहीं होती है। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं कि इसका अंतःचोल किसका बना होता है। तो जब इसके अंतःचोल की बात करते हैं तो वो बना होता है किसका, पैक्टोसेलुलोज का बना होता है। किसका, पैक्टोसेलुलोज का बना होता है। कॉन्सेप्ट क्लियर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस तरीके से 2 परतें होती है, बाह्य चोल, अंतःचोल। जिस स्थान पर चोल नहीं है जनन छिद्र कहलाएंगे और अंदर की कोशिका कायिक कोशिका और जनन कोशिका है। तो ये मिल करके किसकी संरचना का निर्माण कर रहे हैं, आपके परागकण के निर्माण कर रहे हैं। तो ये आपके एक परिपक्वन परागकण की संरचना है। अब ये संरचना जब तैयार हो गई तो ये कहाँ जाएंगी, किसी भी माध्यम से मादा शरीर की वर्तिकाग्र पर पहुंचेगी। और फिर क्या होगा, जब इसकी ये जो जनन कोशिका होती है इस जनन कोशिका से ही किसका निर्माण होगा, आपके यहाँ पर नर युग्मक का। जब इस जनन कोशिका में समसूत्री विभाजन होगा तो इससे ही किसका निर्माण होगा, मादा शरीर में जाकर के युग्मक का निर्माण होता है। जबकि कायिक कोशिका एक रास्ते का निर्माण करती है जिसे हम क्या कहेंगे, पराग नली कहते हैं।
समझ में आ गया? पोलन ट्यूब हम कहते हैं। बताओ, इतनी बात क्लियर है? हमने देखा लघु बीजाणु जनन में लास्ट में लघु बीजाणु का निर्माण होता है। तो अगर हमने एक लघु बीजाणु धानी के अंदर देखा तो 4 लघु बीजाणु का निर्माण होता है जो कि आपस में जुड़े हुए रहते हैं। अब इन्हीं में से हमने एक लघु बीजाणु को अलग लेकर के दिखाया कि कैसे ये लघु बीजाणु परिपक्वन होता है। टैपिटम से पोषण प्रदान कर प्राप्त कर करके क्या होगा, ये परागकण में बदलेगा। तो परागकण की संरचना में आपके पास 2 यहाँ पर कोशिकाएं होती है, एक होती है कायिक कोशिका और एक होती है जनन कोशिका। कायिक कोशिका साइज में बड़ी होती है जो कि निषेचन, जब आपका परागण की क्रिया होगी तो ये एक रास्ते का निर्माण करती है, जबकि आपकी जो जनन कोशिका होगी ये वही कोशिका है जो कि आगे चल करके नर युग्मक के निर्माण के लिए जिम्मेदार होती है। क्लियर बात है? उसके अलावा यहाँ पर जो परागकण होते हैं इसमें 2 चोल उपस्थित होते हैं। सबसे बाहर का चोल होता है बाह्य चोल, किसी किसी स्थान पर यह अनुपस्थित होता है और जहां पर ये नहीं पाया जाएगा उन छिद्रों को हम जनन छिद्र कहते हैं। लेकिन जहां पर बाह्य चोल उपस्थित होता है, ये बाह्य चोल बना होता है आपका एक स्पोरोपोलिनिन पोलिनिन का, और ये स्पोरोपोलिनिन का आसानी से जल अपघटन या हम कह सकते हैं किसी भी प्रकार का ये अपघटन नहीं होता है, आसानी से नहीं टूटेगा। ठीक है, क्लियर? तो इसलिए हम कहेंगे कि ये जीवाश्म के रूप में जीवित बने रहते हैं। उसके बाद हमने कहा कि इसका जो अंतःचोल होता है वो किसका बना होगा, पैक्टोसेलुलोज का बना होता है। तो इस तरीके से ये आपकी होती है पूरे परागकण की संरचना का कॉन्सेप्ट। क्लियर हो गया? बताओ जरा मुझे कि आपको लघु बीजाणु जनन से लेकर के लघु बीजाणु के निर्माण की क्रिया और किस तरीके से लघु बीजाणु से एक परागकण का परिपक्वन होता है ये क्लियर हो गई है। हमने देखा जो नर संरचना पुंकेश्वर था, पुंकेश्वर में आपको पता है कि आपका क्या होता है, पराग कोश होता है। इस पराग कोश में आपकी जो लघु बीजाणु धानी थी, उस लघु बीजाणु धानी की पराग मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन से किसका निर्माण हुआ, आपके लघु बीजाणु का निर्माण हुआ। और इस लघु बीजाणु के यहाँ पर इस लघु बीजाणु से क्या होगा आगे चल करके, जब ये परिपक्वन होगा तो परागकण पोलन ग्रेन का निर्माण होगा और पोलन ग्रेन मादा शरीर में जाकर के किसका निर्माण करेंगे, नर युग्मक का निर्माण करेंगे। तो पुष्पों में इस तरीके से आप देखोगे युग्मक जनन की पूरी प्रोसेस आपने पढ़नी होती है। तो युग्मक जनन की जो प्रोसेस थी वो पहले थी। क्लियर? ठीक है, ये बात आपने ध्यान रखनी है। ये नर युग्मक जब वो जो परागकण होगा वो मादा शरीर में जाएगा तब होता है। तो मुझे लगता है कि क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब मैं आपके पास कुछ क्वेश्चंस देती हूँ ताकि कमेंट में आप लोग आंसर दें। ठीक है, ठीक है। एक तो क्वेश्चन आप यही लिख दीजिए कि जो आपका क्या होता है, परागकण होता है। ठीक है, परागकण का जो क्या होगा, बाह्य चोल किसका बना होता है, बाह्य चोल किसका बना होगा, कमेंट में आंसर दोगे। और इसका जो अंतः चोल होता है वो किसका बना होता है, ये आपने अपना होमवर्क में आंसर देना है। क्लियर बात है? तो मुझे लगता है कि सभी को क्लियर हो गया होगा। जो बीच में जुड़े एक बार रिवीजन करोगे तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। इसी के साथ जो बच्चे हमारे साथ नए जुड़े हैं आप सभी को मैं बता दूं कि आप सभी के सभी ये जो टेलीग्राम ग्रुप है साइंस दीवाने विद्या कुल का, आप इसको ज्वाइन कर लीजिए क्योंकि यहीं पर क्लास के नोटिफिकेशन आएंगे और साथ ही साथ आप सभी को सारी की सारी सूचनाएं इस ग्रुप में मिलती है। और आपके पास एक और हेल्पलाइन नंबर दिया जाता है जिसमें आप कॉल कर सकते हो अपनी किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी को लेकर के। ठीक है, तो अगर टेलीग्राम ग्रुप नहीं मिल रहा है तो आप इस नंबर पर मैसेज कर सकते हो या फिर इसमें आप कॉल कर सकते हो। कॉन्सेप्ट क्लियर है? तो जो बच्चा नया है एक बार फिर से उनका स्वागत है। चलिए फिर आज के लिए रखते हैं इतना, अब मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक आप सभी अपना ध्यान रखिए और इसी तरीके से पढ़ाई करते रहिए। कमेंट में आप सभी अपने आंसर को जरूर देंगे। ठीक है, ठीक है, फिर गुड नाइट। से परिणाम।